Do 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 do. What is an embedded system? Okay. व्हाट इज एन एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली आप इसको इस बात से कर सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल और आपके पास बहुत सारे मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर एक सब सिस्टम है जिसे हम एम्बेडेड सिस्टम कह सकते हैं और कहते हैं। इसकी अगर मैं एग्जांपल आपको दे सकूं, रियल लाइफ एग्जांपल दे सकूं, तो आप इसमें वॉशिंग मशीन या फिर कोई भी अलग जैसे कि कार आपके पास है, उसके अंदर बहुत सारी आपके पास व्हीकल के अंदर एक बहुत सारे आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं, यानी कि आप अपना बैटरी को मॉनिटर कर सकते हैं, आप अपना फ्यूल मॉनिटर कर सकते हैं, और ऐसी काफ़ी चीज़ें आप जो है उसमें देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम जो होता है वो किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को डेडिकेशन के साथ बार बार एग्जीक्यूशन और बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं। आई थिंक 95% और 98% इस वक्त एम्बेडेड सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है, और तकरीबन हर डिवाइस के अंदर एम्बेडेड सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। ओके। इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें, तो बेसिकली हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम जो है दो चीज़ों से मिलके बनते हैं। अ, कुछ होते हैं माइक्रो प्रोसेसर और कुछ होते हैं माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसमें बेसिकली हमारे पास कॉस्ट का एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होता है, और उसका साइज जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होता। एम्बेडेड का मतलब ही कॉम्पैक्ट है। तो जैसे कि हम अपने लैपटॉप की बात करें, तो लैपटॉप में हम एडिशनली सब चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक कीबोर्ड को हम एडिशनली कनेक्ट कर रहे होते हैं, अपना माउस को की एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास हमारे हेडफोन्स हैं, उनको भी हम लोग ऐसे ही कनेक्ट कर रहे होते हैं। जबकि एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर्स यूज हो रहे हैं बेसिकली उसमें बिल्ट इन ये सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, और ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिमांड है माइक्रो कंट्रोलर्स की। ओके, लेट्स टॉक अबाउट हार्डवेयर आर्किटेक्चर ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। अगर मैं इस डायग्राम को समझा सकूं, इसमें बेसिकली बीच में आप देख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक सीपीयू है। इसके साथ हम बिल्ट इन तौर पर जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। लाइक आपके पास रैम भी कनेक्टेड होती है, आपके पास रोम भी कनेक्ट होती है, आउटपुट डिवाइसेस। इसमें हम आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं और इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, अगर इसकी बात करें तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली ये है कि जो सेंसर आपके उस पर्टिकुलर सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, जस्ट लाइक वोल्टेज सेंसर, जस्ट लाइक टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, एंड बहुत सारे सेंसर्स जो कि उस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। ये आपके इनपुट डिवाइसेस है। अब बहुत सारे सेंसर्स ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। यानी हर सेंसर ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ वायर्स को अटैच कर दिया और वो कम्युनिकेशन उनके बीच में हो गई, ऐसा नहीं होता। कुछ एनालॉग सेंसर्स होते हैं, कुछ डिजिटल सेंसर होते हैं जो कि पल्स के फॉर्म में बात कर रहे होते हैं, यानी कि राइजिंग और लोअर एज के फॉर्म में बात कर रहे होते हैं। कुछ एनालॉग होते हैं जो कि हमसे 0 से 1024 के दरमियान कंट्रोलर के साथ जो है कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इसी के साथ सेम सिनेरियो आउटपुट डिवाइसेस के लिए भी होता है। और फिर इसके अलावा कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो कि हम लोग एडिशनली इन कंट्रोलर्स के साथ इंटरफेस करवा लेते हैं बाय यूजिंग मैनी अदर प्रोटोकॉल्स। सो ये अगर इसकी बात कर ली जाए तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका है, ये एक प्रोसेसर की मैंने मिसाल ली है, यानी इसके आर्किटेक्चर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ये एक प्रोसेसर है और इसके अंदर हम लोग एडिशनली हर चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। इसको आप एज ए लैपटॉप भी देख सकते हैं, यानी कि लैपटॉप में भी सेम बिल्कुल यही सिनेरियो है। जबकि अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात की जाए तो उसमें ये सब चीज़ें बिल्ट इन होती हैं, बट एक लिमिटेशंस के साथ। यानी आपके पास अगर मेमोरी अवेलेबल है तो वो 1 KB लेट सपोज अगर अवेलेबल है, तो आप उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। आप एडिशनली अगर कनेक्ट करना चाहें तो इस तरीके से आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ये कुछ लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स को मिला के ये काम चल रहा होता है। अ, सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो सॉफ्टवेयर आ जाता है, जो कि जिसके ऊपर जो है हम लोग कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं उस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए, यानी उसको पर्टिकुलर ऑपरेशंस उससे परफॉर्म करवाने के लिए। सो वो सारा एप्लीकेशन में आ जाता है। और फिर अगर उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हर माइक्रो कंट्रोलर का अपना आर्किटेक्चर होता है। कुछ माइक्रो कंट्रोलर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे, कुछ हार्वर्ड आर्किटेक्चर पर, और कुछ
माइक्रो कंट्रोलर, उबंटू, रेस्पियन एंड मैनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर हर अपनी अपनी प्रोसेसर्स, अपने अपने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हुए प्रोग्राम और टूल चेन को बिल्ड करते हुए एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरीके से फिर उसमें एक ब्लू कलर का ये पार्ट है हार्डवेयर, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है इसका, और ये ना हो तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही बेकार हो सकता है फिर जो है एम्बेडेड सिस्टम। तो हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन लेवल, ये तीनों मिला के फिर एक कंप्लीट हमारे पास सिस्टम्स हम डेवलप कर रहे होते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट माइक्रो कंट्रोलर। सो बेसिकली ये 95 और 98% हर जगह तकरीबन यूज होता है। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको आगे स्लाइड्स में दे दूंगा। माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली एक कोई भी एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए यूज किया जा रहा होता है, यानी कि कोई एक डेडिकेटेडली एक सिंगल टास्क है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं वॉशिंग मशीन की, तो उसमें हमें पता है कि हम लोग पहले जो है कुछ क्लॉथ्स उसमें जो है इन कर देते हैं, एंड देन उसके बाद उसमें कुछ डिटर्जेंट आ जाता है, और फिर उसके बाद कुछ वाटर आ जाता है, और फिर वो डेडिकेटेडली उसको परफॉर्म करवाता रहता है उसके फंक्शंस को। और जब हम जो यूज़र जो टाइम उसमें अलॉट कर देता है कि मुझे 5 मिनट्स और 10 मिनट्स जो है ये करवाना है इसका ऑपरेशन, तो उसके बाद वो एक अलार्म भी जनरेट कर देता है। तो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली इस एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं कि एक ही काम को बार बार करवाने के लिए, कंटिन्यूसली करवाने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है। अगर मैं माइक्रो कंट्रोलर की बात करूं तो इसके अंदर बेसिकली ALU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो ये पहला बुलेट है, इसकी बात करूं तो ये वो पर्टिकुलर इसके अंदर वो पर्टिकुलर लोकेशन है माइक्रो कंट्रोलर में, जो कि सारे के सारे आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एवरी जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके सारे परफॉर्म करवा रहा होता है। फिर इसके अंदर कुछ स्टोरेज होता है जो कि नॉन वायलेट होता है, यानी अगर आप माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम करने के बाद अब आपने उसकी पावर को ऑफ कर दिया, तो जब आप पावर ऑन करते हैं तो उसे उसमें किस तरीके से वो डेटा सारा सेव होता है, या वही प्रोग्राम किस तरीके से सेव होता है जो हमने लास्ट उसमें सेव किया हुआ होता है। तो वो जो उसकी मेमोरी होती है, वो नॉन वायलेट मेमोरी, उसके अंदर वो डेटा को स्टोर कर लेता है। इसी के साथ कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं। अगर मैं इसकी रियल टाइम एग्जांपल दे सकूं, तो आप सबने लैपटॉप यूज किया, लैपटॉप के अंदर आपके पास एक टाइम होता है जब आप लैपटॉप को बिल्कुल शट डाउन कर देते हैं, लेकिन आप अगले दिन नेक्स्ट डे जब आके आप उसको ऑन करते हैं तो आपका टाइम बिल्कुल सही चल रहा होता है। सो ये कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर वो सारे के सारे आपका जो लास्ट टाइम था उसको सेव कर लेता है, एंड इंटरनली वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवा रहा होता है डीप स्लीप मोड में जाके। अब अगर डीप स्लीप मोड की बात की जाए, तो बेसिकली ये वो मॉड है जिसके अंदर अब जो है यूजर अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर रहा होता है। वो इस तरीके से कि अगर मैं एक नॉर्मल, मेरे पास एक बैटरी है जो कि 1 घंटा मुझे चार्जिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर मेरा सिस्टम चल रहा हो तो, लेकिन अगर मेरा सिस्टम कंटिन्यूसली नहीं चल रहा और मैंने सिस्टम को ऑफ कर दिया, तो क्या अब भी यही सेम सिनेरियो इस पर अप्लाई होगा? तो ऐसा नहीं होता। डीप स्लीप मोड अगर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का ऑन कर देते हैं तो बैटरी 90% हमारी सेव हो रही होती है और 10% सिर्फ यूटिलाइज हो रही होती है। जस्ट लाइक हमारी कार्स में भी यही हो रहा होता है, हमारे पास होम ऑटोमेशन में भी यही हो रहा होता है, हमारे पास बहुत सारे अदर सिस्टम्स हैं जिनके अंदर यही सारी चीज़ें हो रही होती है, स्पेशली ट्रैकिंग डिवाइसेस के अंदर। फिर इसके अंदर कुछ इनपुट और आउटपुट्स होते हैं जो कि डिफरेंट किस्म के होते हैं, जिसमें आपने उन पर्टिकुलर इनपुट्स को रीड कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर आउटपुट्स को राइट करवा सकते हैं। इसी के साथ एनालॉग डेटा को ले सकते हैं, यानी कि कोई भी आपके पास डेटा, आपको बाहर से कोई डेटा मिल रहा है या एक्सटर्नल कोई आपके पास इंटरप्ट्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं डेली लाइफ एग्जांपल्स की। तो हमारे पास ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिस तरीके से हम लोग इनको डेली लाइफ में ही देख रहे हैं, और तकरीबन एवरीवेयर, हर जगह ही माइक्रो कंट्रोलर का और एम्बेडेड सिस्टम्स का यूज़ है, तकरीबन हर जगह। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसमें, जैसे कि कॉफ़ी मशीन आ गई, वाटर डिस्पेंसर, ऑटोमेटिक डोर लॉक हो गया, अनलॉक हो गया आपका। इसी तरीके से अटेंडेंस मशीन है, डोर बेल है, और ये बहुत सारे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कुछ यही पॉइंट मेंशन कर सका। लेट्स टॉक अबाउट के हम लोग डेली यूज़ जो करते हैं ऑफिस के अंदर, उस पर कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ माइक्रोवेव ओवन के ऊपर।
तो माइक्रोवेव ओवन पे अगर बात की जाए तो बेसिकली इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर एक बिल्ट इन होता है, और बिल्ट इन होने के बाद वो ये कर रहा होता है कि कंटिन्यूसली उस पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहा होता है कि आपका किस वक्त क्या बिहेवियर है, यानी यूजर उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। यूजर ने अपना जो भी उसने उसमें करना था, यानी उसने कोई, अगर उसने कोई खाना गर्म करना है या कुछ भी एक्सरसाइज, तो वो जब जब तक डोर अनलॉक नहीं होता तो वो माइक्रो कंट्रोलर उसको सेंस कर रहा होता है कि किस वक्त इसका डोर अनलॉक होगा, एंड देन उसके बाद कितनी देर का उसने यूजर ने वो टाइमर उसमें जो है बिल्ड किया है, तो उतनी देर तक उस टाइमर को एग्जीक्यूट करवाना है उसने, और उतनी देर तक वो उसको खाने को गर्म करता है। तो ये बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर की मदद से, एम्बेडेड सिस्टम की मदद से ये काम सारा ऑटोमेटिकली काम जो हो रहा है वो सारा एम्बेडेड सिस्टम की मदद से हो रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम अटेंडेंस मशीन की बात करें तो अब बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले तो हम टाइम की बात कर लेते हैं, इसमें टाइम और डेट आ रही होती है, तो ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हम लोग इसको प्रोग्राम कर देते हैं रियल टाइम क्लॉक को। रियल टाइम क्लॉक बेसिकली ये कर रहा होता है कि जो भी हमारी इस टाइम जो रियल टाइम क्लॉक चल रही होती है, रियल टाइम एक पर्टिकुलर वो सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, उसको सिंक कर देते हैं, एंड देन वो कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट भी कर रहा होता है, और यहाँ पे हम उसका फिर टाइम नोट भी कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से कुछ लोग इसमें फिंगरप्रिंट को यूज करते हुए अपनी अटेंडेंस को मार्क करते हैं, कुछ लोग इसमें जो है कीपैड को यूज करते हुए अटेंडेंस मार्क कर रहे होते हैं। तो ये कीपैड एक डिफरेंट इनपुट हो गया आपके पास, इसी तरीके से फिंगरप्रिंट सेंसर एक बिल्कुल डिफरेंट इनपुट हो गया आपके पास। तो ये बिल्कुल अलग अलग इनपुट्स हैं आपके पास, और इनके थ्रू आप अपनी अटेंडेंस को मार्क कर रहे होते हैं। ओके, देन हम बात कर लेते हैं कॉफी मशीन की। तो कॉफी मशीन में देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे, नीचे जो हमारे पास कॉफी मशीन है उसमें हमारे पास दो ऑप्शन हो रहे होते हैं। पहले वाले को अगर हम क्लिक करते हैं तो उसमें कॉफी, एंड देन सेकंड वाले में सिंपल हॉट वाटर। तो इसको कॉफी मशीन को किस तरीके से ये बात पता चल रही थी कि यूजर किस वक्त क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाने जा रहा है या वो क्या चाह रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोगों ने दो, अगर मैं बिल्कुल सिंपल होके बात करूं तो इसमें बेसिकली हमारे पास दो बटन होते हैं, और उनके थ्रू हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी वो कंटिन्यू एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होता है जो कि कंटिन्यूसली उस चीज को मॉनिटर कर रहा होता है और उस चीज को ऑपरेशन को फिर परफॉर्म करवा देता है उसके अगेंस्ट जो उसे इनपुट मिलता है। और इसी तरीके से तकरीबन 99% लोग वाईफाई डिवाइसेस यूज करते हैं, और 99% लोग ही इसको किसी भी केस में यूज कर रहे होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी एम्बेडेड की इस वक्त तक आप ये कह सकते हैं आपके बहुत बड़ी एक कामयाबी है एम्बेडेड सिस्टम्स में, और ये कंप्लीट एम्बेडेड सिस्टम आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास नेटवर्किंग साइड भी आ जाती है, जिसके अंदर आपके पास हार्डवेयर साइड भी आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के साइड भी आ जाती है, सॉफ्टवेयर की साइड भी आ जाती है, एंड मैनी अदर साइड्स आर एम्बेड इन दिस चिप इन वाईफाई मॉडेम्स। सो इसके अंदर बेसिकली हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हम इसमें डीप स्लीप मोड भी एक्टिव होता है कि अगर हमारा वाईफाई यूज नहीं हो रहा तो वो उस टाइम उस अपने स्टेट्स को, करंट स्टेट्स को स्लीप मोड में लेके चला जाता है, एंड देन जब हम लोग उससे कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, जब कोई भी प्रोसेसिंग हम लोग करना शुरू करते हैं अपने डेटा की, सो उसके बाद वो दोबारा एक्टिव हो जाता है, और अब हमारी डिवाइस जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है वो करना शुरू कर देती है। इसी तरीके से वाटर डिस्पेंसर की भी सेम यही साल है कि वो भी इसी तरीके से कंट्रोल हो रहा होता है कि एक तरफ हॉट वाटर और एक तरफ जो है कोल्ड वाटर होता है, और वो किस तरीके से उसको कर रहा होता है कि अगर बटन 1 प्रेस हुआ तो कोल्ड है और बटन 2 प्रेस हुआ तो हॉट है, तो इसमें वो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर कर रहा होता है, और इसके अंदर एक कंप्लीट एम्बेडेड सिस्टम लगा हुआ होता है जो कि उसके टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा होता है कि वाटर कितना हॉट है, और उसके उसको मॉनिटर कर रहा होता है कि वो कितना अभी तक ठंडा हो चुका है, और उसके अकॉर्डिंगली वो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, या उस को पावर ऑफ या पावर ऑन कर रहा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपका वाटर हॉट हो गया है और बहुत ज़्यादा आपका कोल्ड हो गया है, तो उस इन पर्टिकुलर सिनेरियोज उसको क्या करना है या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो वो एक एम्बेडेड सिस्टम की मदद से हम लोग इसमें देख रहे होते हैं या कर रहे होते हैं। फिर हम अगर इंटरकॉम की बात कर लें तो इसके अंदर हम लोग इजीली बात कर रहे होते हैं, जो भी बाहर से कोई बंदा इनपुट कर रहा होता है, ये एक एनालॉग सिग्नल है जो कि कोई भी हमें दे रहा होता है, और फिर हम उसको सुन सकते हैं, ये एनालॉग सिग्नल है ये भी। और इसके थ्रू जब आपको कोई डोरबेल आपकी
बचती है, तो फिर आप उस पर जो है उसको डोर को अनलॉक या लॉक कर सकते हैं, अनलॉक करते हैं। तो बेसिकली इसमें एक बटन होता है, तो ये भी एक एम्बेडेड सिस्टम है जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है इस चीज़ को, और उस पर ऑन या ऑफ का रिस्पॉन्स दे रहा होता है आपको। फिर इस तरीके से वाटरफॉल की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपने देखा होगा आजकल नीचे है कि पानी अब बिल्कुल लास्ट वाला जो बाउल है उसमें से वापस फर्स्ट बाउल में एंड देन सेकंड टू थर्ड एंड फोर्थ बाउल में अगेन आ रहा होता है। तो इसके पीछे एक पूरा छोटा सा एक एम्बेडेड सिस्टम बिल्ड है। जैसे कि अगर हम बात कर लें तो एक चार्जर इज एन एम्बेडेड डिवाइस, एंड उसके बाद आगे एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसे हमने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रोग्राम कर रखा है कि हमें ये पता है कि इसमें वाटर हमारा इतने लेवल तक है, यानी अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा वाटर कर देंगे तो वो फिर बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। तो हमने उसको टाइम के अकॉर्डिंगली उसका प्रोग्राम किया हुआ है, यानी हमने उसको एक टाइम के अकॉर्डिंगली किया कि आपने हर 5 सेकंड के बाद लास्ट बाउल से फर्स्ट बाउल में स्विच करना है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली डेडिकेटेडली एक ही फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है, एक परफॉर्म कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली आप इसको सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि आजकल हमारा होम है जिसके साथ तकरीबन हमारी हर डिवाइस हमारी वाईफाई राउटर के साथ कनेक्टेड है। लैपटॉप की बात कर सकते हैं, मोबाइल की बात कर सकते हैं, आजकल स्मार्ट एलईडीज हैं, स्मार्ट फ्रिज हैं, स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स हैं, एवरीथिंग। सो उसमें ये हो रहा होता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग, मार्क जुकरबर्ग की एक लास्ट वीडियो आई है अभी कुछ दिन पहले जिसमें उन्होंने ये चीज़ बताई कि किस तरीके से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस एम्बेडेड सिस्टम्स को यूज करते हुए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज करते हुए अपने सारे फेसबुक और दूसरी जगहों को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, या किस तरीके से उनसे डेटा लेके मार्केटिंग की जा रही है और चीज़ें की जा रही है कि आपके डिवाइस में क्या क्या आप लोग सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप किस पे पाकिस्तान में कितने लोग किस तरीके के एनवायरनमेंट को तरजीह दे रहे हैं, क्या उसमें कितने लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली वो सारा डेटा वहां से कलेक्ट करके और फिर उसके बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए वो उन डिवाइसेस पे वो पर्टिकुलर मार्केटिंग और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो ये बेसिकली एक एम्बेडेड सिस्टम ही है ये भी, लेकिन इसमें दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। अगर हम सिंपल एक एम्बेडेड सिस्टम की बात करें जैसे कि वाटरफॉल की अगर बात कर ली जाए तो उसमें हमें कोई मॉनिटर की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले की कोई जरूरत नहीं है कि हमारा बाउल में कितना वाटर है कितना नहीं है, डजेंट मैटर। लेकिन अगर ये मैंने एक पिक्चर इसमें ये लगाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक शुगर मीटर है बेसिकली जो कि कंटिन्यूसली शुगर को आपके मॉनिटर कर रहा है। इसमें हमें डिस्प्ले की बहुत ज़्यादा नीड है और विदाउट डिस्प्ले ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो ये तो एक सिंपल अगर बात कर ली जाए तो ये चिप है, इस चिप से जो डेटा आ रहा है उस डिवाइस में देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन चिप एंड डिवाइस, यानी कोई वायर्ड कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो किस तरीके से वो डेटा को परफॉर्म कर रहा है, तो ये बेसिकली जो ये जो एक चिप है व्हाइट कलर की, ये चिप बेसिकली इंटरनेट और उस पर्टिकुलर राउटर जो कि हमने इसको एड्रेस पास किया उस राउटर के साथ कम्युनिकेट कर रही है और उस से सारा डेटा लेके इसके अंदर एक सेंसर बिल्ड है जो कि डेटा ले रहा है ह्यूमन बॉडी से, और उसके बाद वो सारा डेटा राउटर पे पुश हो रहा है और पुश होने के बाद उस डिवाइस को उस राउटर या उस सर्वर की मदद से वो डिवाइस एक्सेस करते हुए हमें मॉनिटर करवा रही है। यानी अगर इसको हम सिंपल अल्फाज में समझना चाहें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा कोई भी सिस्टम इटसेल्फ जो कि डेटा इंटरनेट के ऊपर हम लोग उसको पुश कर रहे हो और दुनिया में कहीं से भी बैठ के हम उस डेटा को देख सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आता है। और इसी तरीके से आजकल होम ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा काम हो रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड। फिर बात कर ली जाए कुछ आईओटी एग्जांपल्स की जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे कि स्मार्ट होम अप्लायंसेस या स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड। अब पहले बात कर लेते हैं होम अप्लायंसेस की, तो जिसके अंदर आप अब जो सिस्टम आपके ऑटोमेटेड है उसमें आप ये कर सकते हैं कि अपने सिस्टम की एनर्जी आप मॉनिटर कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी किस वक्त आपका सिस्टम की थी, किस वक्त आपका सिस्टम ऑन था, किस वक्त आपका सिस्टम ऑफ था। एक पर्टिकुलर ग्राफ की मदद से आप लोग इस चीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर ग्राफ की मदद से आप को देख सकते हैं। इवन आप उनके यूनिट से अपना बिल भी पहले ही एस्टिमेटेड बिल भी और प्रिडिक्शन भी फ्यूचर की वो कर रहा होता है कि आपका बिल इतना जा सकता है या आपका बिल इतना है। सो ये होम अप्लायंसेस आप कंट्रोल कर रहे होते हैं और उन अप्लायंसेस को आप बेसिकली डिफॉल्ट, अगर वो एक कंडीशन आपकी है कि 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही आपका फ्रिज वर्किंग कर रहा है और आपने उसको रखा हुआ, बट सडनली आप ऑफिस आए और ऑफिस आने के बाद आपको पता चला कि कुछ
टेम्परेचर में चेंज आ गया है और अब आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं फ्रिज को। सो इन नॉर्मल केस आप घर जाएंगे, उसके बाद उसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन अब जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एम्बेडेड सिस्टम की मदद से अब ये काम बिल्कुल आप ऑफिस में रहते हुए भी कर सकते हैं। यानी आप उस पर्टिकुलर अपने राउटर के साथ आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद आप उस पर्टिकुलर जो आपकी होम अप्लायंस है, यानी कि जो आपका फ्रिज है, उसको आप उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप लेके आ सकते हैं थ्रू ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसी तरीके से अगर होम सिक्योरिटी सिस्टम्स की बात कर ली जाए तो इसमें आजकल जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो स्मार्ट कैमरास बेसिकली। तो आप आउट ऑफ द स्टेशन है, यानी घर पे नहीं है आप, और पीछे से कोई आगे आ जाता है तो आपके पास आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कि किस कौन है कौन नहीं है, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। इसी तरीके से घर के अंदर आपके पास इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन आपके पास कितने एसीज ऑन है, कितने आपके लाइट्स ऑन है, कितने आपके फैंस ऑन है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। इसके लिए हम लोग एप्लीकेशन वगैरह का भी यूज़ कर रहे होते हैं, और कुछ अप्लायंसेज अब ऐसे जिनकी बिल्ट इन एप्लीकेशन आपके पास बनी हुई आ रही थी, जस्ट यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल प्ले स्टोर एंड उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं कि जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं गैसेस को, एलपीजी गैसेस एंड अदर गैसेस, फ्लेमेबल गैसेस, तो उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट दे रहे होते हैं, तो वो आप उस सिस्टम को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। फिर एक अगर मेडिकल और हेल्थ केयर सिस्टम की बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइडली यूज हो रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम्स। बेसिकली आजकल जो हमारी हार्ट बीट मॉनिटर हैं, हमारे जितनी भी तकरीबन मेडिकल की जो भी आपकी डिवाइसेस हैं, उन सब में एम्बेडेड सिस्टम बिल्ड है। और अब फ्यूचर में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है कि ऑलरेडी वो डिवाइसेस जो है बिल्ड हो ह्यूमन बॉडी के साथ, और कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें उसकी सिचुएशन को, और प्रिडिक्ट करते रहें कि इसमें किस चीज़ की कमी है और फ्यूचर में किस चीज़ की कमी हो सकती है, और उसको एट दैट टाइम जब वो उसमें चेंजिंग आना शुरू हुई तो उसी टाइम उसको कंट्रोल कर लिया जाए। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है, और इन फॉरेन कंट्रीज के अंदर आपके पास ये सिस्टम आ चुके हैं। इसी के साथ अगर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात की जाए तो ये एक बहुत बहुत वाइडली यूज हो रहा है, स्पेशली इन फार्मा सेक्टर और इन टेक्सटाइल सेक्टर बेसिकली, क्योंकि उसमें एक रिपीटेडली काम आपने परफॉर्म करवाना है, आपने सुबह जाना है, एक पर्टिकुलर काम करना है। अगर आपके पास एक क्लॉथ डाई हो रहा है, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लॉथ, तो वो डाई हो रहा है, तो डाई में एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसने वही फॉलो करना है, और वही प्रोसेस को करते हुए उसने एक आपको प्रोडक्शन दे देनी है। इसी तरीके से दवाई है या मेडिसिन की बात करें तो वो एक है, तो उसका एक ही प्रोसेस है, वो करना है उसने, और फिर थोड़ी देर बाद प्रोडक्शन देनी है। तो उसमें आपके बहुत ज्यादा माइक्रो कंट्रोलर और आईओटी आपका यूज हो रहा है आजकल, जिसमें अब जो ऑनर्स हैं उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। यानी पहले ये हो रहा होता था कि वो हर एक एक प्रोडक्ट को मॉनिटर कर रहे होते थे कि कितना टाइम लिया, कितनी देर में आया, तो अब ऐसा नहीं है, अब वो सारे बिल्ट इन लॉग्स उसके अंदर हो रहे होते हैं एक एम्बेडेड डिवाइस में, और वो सारे लॉग्स आपको मिल रहे होते हैं, और एक्सेल शीट पे प्रॉपर एक कैलकुलेशन आपको रिसीव हो रही होती है कि आपके कितने प्रोडक्ट हुए, कितने लॉस हुए एट दैट टाइम। यानी अभी 1 घंटे भी नहीं हुआ आपकी प्रोडक्शन को, और आपके पास ये सारी रिपोर्ट पहले से ही अवेलेबल है। इसी के साथ ही अगर हम स्मार्ट ट्रैफिक कैमरास की बात कर लें तो अब आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि लाहौर में अभी तक ये सिस्टम आया है जिसमें ऑटोमेटिक चालान का सिस्टम है, जिसपे आपका अगर आपने कोई वायलेशन की है तो आपका ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाता है नंबर प्लेट, एंड देन गेट ए ट्रैफिक चालान। सो ये बहुत ज़्यादा, ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से वो कैमराज अटैच है उसमें, बेल्ट सिस्टम के थ्रू वो कैमराज आपस में कनेक्टेड है, एंड देन वो एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और फिर वो ट्रैफिक जो उनका मेन जो स्टेशन है उसके साथ कम्युनिकेट करके वो चालान ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रहा है, और वो चालान ऑटोमेटिकली आपके घर पे रिसीव हो रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें। और लास्टली अगर हम स्मार्ट सिटीज़ की बात की जाए तो इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है, जैसे कि अभी सूरत हाल है मुल्क की, और बहुत ज़्यादा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र डैम्स और दूसरी चीज़ें, और फिर वाटर का फ्लो लेवल की किस तरीके से हमने उसको कवर करना है, स्ट्रीट लाइट्स हो गई आपकी, तो ये सारा स्मार्ट सिटीज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, और ये पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है कि रेन कितनी हो सकती है, क्या है, और ये सारी चीज़ें अब फ्यूचर में इस पे भी मजीद अभी काम चल रहा है आईओटी में। तो आईओटी अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। फिर बात कर लेते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमारे पास सॉफ्टवेयर हम लोग पहले लिखते हैं, एंड देन उसके बाद उसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं जिसके थ्रू हम उन पर्टिकुलर सेंसर्स को उस पर्टिकुलर कंट्रोलर के साथ, हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करवा देते हैं, किसी भी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल ये कह सकते हैं आप कि प्रोटोकॉल जस्ट लाइक मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, सो ये एक प्रोटोकॉल है। सो अभी हम लोग उर्दू में अगर बात करें तो ये एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल 1 कहने लेट्स सपोज, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन इंग्लिश
तो उसमें फिर हम लोग प्रोटोकॉल 2 में हम लोग बात कर रहे होते हैं। सो ये डिफरेंट 2 प्रोटोकॉल है, तो हर डिवाइस का अपना एक प्रोटोकॉल है, वो फिर उस माइक्रो कंट्रोलर के साथ उस प्रोटोकॉल के तहत बात कर रहा होता है। यूजुअली 5 से 6 प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो कि एम्बेड होते हैं उस पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर में, और फिर वो उसके साथ किसी भी उसी सेम प्रोटोकॉल की डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है। और अगर कोई डिवाइस ऐसी आ जाती है आपके पास जो उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रही, जो कि उस पर्टिकुलर चिप में बिल्ड है और आपने यूज भी वही करनी है, तो फिर आप उसके अंदर कन्वर्जन रेशो करके उसको एक प्रोटोकॉल से उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि उस डिवाइस में होता है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की। ये क्या होते हैं? बेसिकली जब आपका पूरा एक सॉफ्टवेयर बिल्ड हो गया, आपका सब कुछ बिल्कुल आपने सारे सेंसर्स को भी कनेक्ट कर लिया, तो अब आप चाहेंगे कि उस वो एक पूरा सिस्टम इम्बेड हो जाए, यानी कि कोई मॉड्यूल्स और डिफरेंट डिफरेंट आपके पास तो साइज कॉम्पैक्ट हो जाए। तो आप उसमें पहले बेसिकली ये कर रहे होते हैं कि एक सॉफ्टवेयर की मदद से आप जो है उसमें एक पीसीबी डिजाइन करते हैं, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिजाइन करते हैं। ये एक फाइबर की प्लेट होती है जो कि आई थिंक 1 mm और 2.5 mm इसकी थिकनेस होती है। इस प्लेट के अंदर आप राउटिंग करते हैं। राउटिंग में बेसिकली हो ये रहा होता है कि इसमें मैंने ये 2 लेयर राउटिंग कर रखी है इस वक्त। इसमें आप अप टू 16 लेयर राउटिंग कर सकते हैं। जो लैपटॉप की आपकी बिल्ट इन पीसीबीज है उसमें 16 to 18 लेयर राउटिंग होती है, और हर राउटिंग डिफरेंट कलर की होती है। यानी वैसे तो कलर मैटर नहीं करता, बट सॉफ्टवेयर में कलर मैटर करता है। तो उसमें अब जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये ब्लू कलर की जो राउटिंग है हमारे पास इस वक्त, ये जो राउटिंग है ये एक पर्टिकुलर लेयर पे हुई है, यानी कि बैक साइड। इसके अंदर फ्रंट लेयर की बात करते हैं, यानी फ्रंट साइड की, और अगर बैक साइड की हम बात करें तो बैक साइड पे तकरीबन हमारे पास ब्लू कलर की सारी राउटिंग है, और अगर फ्रंट साइड की बात की जाए तो उसमें हमारे पास रेड कलर की राउटिंग है। एंड वंस द राउटिंग इज कंप्लीटेड, देन हम इसको मैन्युफैक्चरर के पास इसको प्रिंट करवाने के लिए भेज देते हैं। यूजुअली ये ज्यादातर जो प्रिंटिंग होती है जो कि एसएमडी बेस्ड कहलाती है, यानी कि बिल्कुल छोटी छोटी चिप्स आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड है। और अगर इसका रियल में आप साइज देखें तो काफी साइज बड़ा होता है इसमें। तो ये जो सारी चिप्स हैं ये चाइना में इसका एक बहुत बड़ा यूनिट है, जो कि वहाँ सारी ये असेंबल हो रही होती है, और एट द एंड आपको इस तरीके की पीसीबी मिल जाती है। यानी कि ये पीसीबी मिल जाती है जिसमें माइक्रो कंट्रोलर बिल्ट इन होता है, और फिर आपने ऑलरेडी उसको प्रोग्राम कर रखा होता है, यानी वो आपको सारे कंपोनेंट्स प्लेस करके एक फाइनल प्रोडक्ट आपको दे देते हैं। तो ये बेसिकली एम्बेडेड का हार्डवेयर है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से बनाते हैं। फिर अगर बात कर ली जाए कुछ के हम एम्बेडेड सिस्टम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कि आप उससे क्या पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। अगर तो आप कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क कोई परफॉर्म करवाना है, तो फिर आपने अपनी उस एप्लीकेशन और उस माइक्रो कंट्रोलर को देखना होगा कि आप किस मतलब उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कितनी स्पेसिफिकेशंस हैं, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। यानी माइक्रो कंट्रोलर कोई एक नहीं होता, बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है आपके पास मार्केट में, जिसके डिफरेंट वेंडर्स आपके पास अवेलेबल है। जिसमें माइक्रोचिप है आपके पास जो कि अमेरिकन ब्रांड है, इसी के साथ आपके पास इटालियन, फ्रांस और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए आप यूज कर रहे होते हैं। और इस वक्त जो दुनिया में जो यूज हो रहे हैं, जो वाइडली यूज किए जा रहे होते हैं, जो सबसे ज्यादा, वो 2 या 3 माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, जिनके नाम है STM32, ESP32, और माइक्रोचिप का है सैम की सीरीज। तो इनके ऊपर वो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली। अब हम डेवलपमेंट की बात करें तो आपको 45 से 50% सी लैंग्वेज पे ग्रिप हो तो आप इसका सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। और आपके पास आप बेसिकली आप उस कंट्रोलर के साथ जो आप पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, उस सेंसर से रिलेटेड आपके पास डेटा शीट अवेलेबल होना लाजमी है। यानी कि जो भी आपके पास सेंसर्स हैं, जो भी आपके पास डिवाइसेस हैं, उसके अंदर एक यूजर मैनुअल के साथ साथ एक डेटा शीट आ रही होती है, जिसके अंदर जो डेवलपर है उसको ये बताया जा रहा होता है कि आपने इस पर्टिकुलर सेंसर को किस प्रोटोकॉल की मदद से किस तरीके से कनेक्ट करना होता है। तो फिर आप उस सारी चीज को कन्वर्ट करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, यानी कि जो आपका रिटन फॉर्मेट होता है इंग्लिश में, जो भी आपका मैनुअल का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आप कन्वर्ट कर देते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी कि उसको आप लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें आप उसकी बाइनरी को अपलोड कर देते हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, यानी उसके प्रोग्राम को आप अपलोड कर देते हैं सिंपल वर्ड्स। तो अगर बात कर ली जाए माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो इसके लिए जो वाइडली टूल यूज होते हैं वो आपके पास IAR एम्बेडेड वर्कबेंच, जो कि आपका दुनिया का कोई भी ऐसा माइक्रो कंट्रोलर जो इसको सपोर्ट ना करता, यानी ये हर माइक्रो कंट्रोलर, हर माइक्रो प्रोसेसर सबको करवा सकता है, प्रोग्राम कर सकता है। इसी के साथ फिर विजुअल स्टूडियो जो कि सॉफ्टवेयर साइड से रिलेटेड, VS कोड। अगर पहले माइक्रोचिप स्टूडियो की बात करते हैं, माइक्रोचिप स्टूडियो, सो माइक्रोचिप स्टूडियो ये अमेरिकन है, और ये पर्टिकुलरली एटमेल की एक सीरीज होती है माइक्रो कंट्रोलर्स की, जो कि अमेरिकन माइक्रो कंट्रोलर्स उनको
प्रोग्राम करता है, इसके पास दूसरे माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ फिर अगर VS कोड की बात की जाए तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है और ये तकरीबन हर माइक्रो कंट्रोलर को कर सकता है जब आप इसके टूल चेन को उसके साथ इंटीग्रेट करवा लें। हर माइक्रो कंट्रोलर का अपना एक आर्किटेक्चर है, जैसा मैंने बताया आपको, हार्डवेयर, वॉन न्यूमन और डिफरेंट। तो उसके अंदर हर माइक्रो कंट्रोलर का अपना एक टूल चेन है। तो ये बेसिकली एक कंपाइलर है, यानी कि आप इसकी कोडिंग नोट पैड पे भी कर सकते हैं। नोट पैड पे करने के बाद आपने जो एक पर्टिकुलर फाइल जो कि बाइनरी या हेक्स की फॉर्मेट में जो फाइल होती है, जो माइक्रो कंट्रोलर के आपने लास्टली अपलोड करना होता है, उसको डाउनलोड करना होता है माइक्रो कंट्रोलर में, तो बेसिकली वो इनकी मदद से हो रहा होता है। और आप इस VS कोड को या जो भी आप कंपाइलर यूज कर रहे हो, उस कंपाइलर को आप टूल चेन की मदद से बता रहे होते हैं, जिसके अंदर उसकी GCC फाइल्स और जितनी भी अदर फाइल्स हैं वो सारी बिल्ड होती हैं कि मैं किस माइक्रो कंट्रोलर से बात करना चाह रहा हूँ, एंड देन फाइनली आप उसमें फिर वो प्रोग्राम अपलोड कर देते हैं। इसी के साथ अगर हार्डवेयर की कुछ बात की जाए तो हार्डवेयर में आपके पास रियल टाइम सिमुलेशन हो जाती है, यानी आप अपने सर्किट्स जो भी छोटे छोटे एम्बेडेड के इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स हैं वो आप रियल टाइम में बनाते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन उसी वक्त करते हैं, यानी उसकी कंप्लीट टेस्ट करते हैं, उसको रिजल्ट्स आप 100% वही ले लेते हैं, और जब रियल लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आपको वही रिजल्ट परफॉर्म करवा रहा होता है 94 या 95%, नॉट 100%। सो उसमें वो केसेस हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर अगर PCB डिजाइनिंग की बात कर ली जाए, जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो इसके अंदर बेसिकली आप ये 4 टूल यूज कर सकते हैं, जैसे कि Altium डिजाइनर, काइकेड, ईगल एंड EasyD है। ये 4 टूल इस वक्त वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं। फर्स्ट वन जो है Altium डिजाइनर, अगर उसकी बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको यूज करते हुए हम लोग इस तरीके के कंपोनेंट्स को हम लोग पहले बनाते हैं खुद से, और फिर उसके बाद इनकी राउटिंग की जाती है, और राउटिंग करने के बाद फाइनली इसकी एक गार्बर फाइल, हम इसको, उसका नाम होता है गार्बर फाइल, वो फाइल हम लोग सेंड करते हैं उस पर्टिकुलर वेंडर को, जो कि उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें दे सके। तो इस तरीके से आप अपना एक माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। फिर अगर बात कर ली जाए कि मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मैं डिजिटल डिविडेंड में स्वीडन के लिए क्या इस वक्त किन एम्बेडेड डिवाइसेस पे काम कर रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है एक माइक्रो कंट्रोलर, जैसा कि आप देख सकते हैं, और माइक्रोचिप का ये एक एटमल यानी अमेरिकन ब्रांड है, और इसके साथ एक हमारे पास ट्रैकिंग डिवाइस अवेलेबल है जो कि U-Blocks, ये भी एक अमेरिकन और ऑस्ट्रियन ब्रांड है बेसिकली। तो इसमें ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो कि व्हीकल की करंट लोकेशन को ट्रैक कर रहा होता है थ्रू इसमें बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। जैसे अगर मैं अब बात करूँ तो ये एक माइक्रो कंट्रोलर है इसके अंदर, जो कि आप सेम ये वाला माइक्रो कंट्रोलर इसी के अंदर एम्बेड हुआ है। इसी के साथ फिर ये एक मॉडेम है जो कि U-Blocks का ऑस्ट्रियन ब्रांड है, जो कि कंप्लीटली कम्युनिकेट करता है सैटेलाइट से, और सैटेलाइट से एक प्रोटोकॉल यानी निमिया प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल होता है जो कि इन कम्युनिकेशंस के लिए यूज किया जा रहा होता है, और वो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करके आपको वक्तन फवक्तन आपकी लोकेशन, आपकी अपडेटेड लोकेशन आपको सेंड कर रहा होता है। इसी तरीके से फिर ये कुछ GPS लोकेशंस हैं, मॉड्यूल्स हैं जो कि बिल्ट इन एम्बेड है। फिर ये इसका BMS बोर्ड है, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये बैटरी है इसकी, और ये इसका पूरा बोर्ड है, और ये फिर ये ब्लू कलर की एक बैटरी है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस डिवाइस को कम्प्लीटली प्रोग्राम कर रहे होते हैं, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग आ रही होती है तो वो कर रहे होते हैं, इसके अंदर हार्डवेयर से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज आ रहे होते हैं तो उसको देख रहे होते हैं, उसको डील कर रहे होते हैं, और इसकी जो इसका सर्वर है वो देख रहे होते हैं, यानी उस पर कब इसने मैसेज सेंड किया। वैसे तो एक्सेसर की टीम है उसके लिए हमारे पास, जो कि वो पार्सिंग वगैरह और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, लेकिन डिवाइस सर्वर को किस तरीके से मैसेज फॉरवर्ड कर रही है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देख रहे होते हैं। मैं और स्वीडन की टीम इसमें देख रही होती है, और मैं उनके साथ ये सारी चीज़ें इस वक्त देख रहा होता हूँ। और साथ में हम लोग यहाँ पे फ्री ऑटोज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फ्री ऑटोज बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम, पहले माइक्रो कंट्रोलर अगर बात कर ली जाए तो सिंपली प्रोग्राम होते हैं C के थ्रू। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको तो वो इस तरीके से दे सकता हूँ कि अगर आपके पास एक कंपाइलर है जिसके अंदर आपने 2 printf के फंक्शन को चलाना है, यानी पहला printf का फंक्शन आपको डिजिटल प्रिंट करके दे और दूसरा printf का फंक्शन आपको डिविडेंड प्रिंट करके दे, तो जब आप उसको रन करेंगे माइक्रो कंट्रोल कंपाइलर को डिबगिंग करेंगे, जब उसकी ब्रेक पॉइंट्स अगर आप दोनों पे लगाएं तो पहले
डिजिटल प्रिंट होगा एंड देन डिविडेंड प्रिंट होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एट ए टाइम एक साथ एक ही वक्त में प्रिंट हो जाए। तो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर लाइन बाय लाइन यानी सिक्वेंशली यानी एक लाइन के बाद सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। वाइल हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग फ्री ऑटोस पे काम कर रहे हैं जो कि इससे ज्यादा फोकस कर रहा होता है कि दोनों टास्क पैरेलल में चल जाएं। उसमें हम लोग ये कर रहे होते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर को ही हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हैं और उस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की मदद से हम उसमें एक टाइम असाइन कर देते हैं। यानी कि आपने दोनों टास्क को लेट सपोज 4.5 मिली सेकेंड्स देना है, तो वो ये कर रहा होगा कि दोनों टास्क को पैरेलल में 4.5 सेकेंड्स दे रहा होगा, और जब पहला एग्जीक्यूशन आएगा डिजिटल का तो वो उसको लेगा और सेकंड टास्क मूव कर जाएगा, अभी वो प्रिंट नहीं करवाएगा। एंड देन दूसरा टास्क की उसने डिविडेंड ली और दोनों को फिर एक साथ प्रिंट करवाया, तो इसको कहते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन। ये इस वक्त अभी बहुत ज्यादा वाइडली दुनिया में यूज होना शुरू हुआ है, बहुत ज्यादा इस वक्त यूरोप में यूज हो रहा है फ्री ऑटोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड चीजें। तो इस डिवाइस में कम्प्लीटली फ्री ऑटोज के थ्रू ही सारा प्रोग्राम हुआ है, और फ्री ऑटोज के अंदर ही हमें ट्रेनिंग करनी होती है और उसी के अंदर ही सारा प्रोग्राम लिखा होता है, और वो C++ किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। यूजुअली उसके लिए C++ यूज हो रही होती है, जो कि थोड़ी एडवांस लेवल पे चली जाती है। फिर अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन तो प्लीज आस्क। Hamza, I have a question. Are you there? Hello. मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है आपकी। क्या मैंने कहा हमजा की आवाज नहीं आ रही ना, हमजा से सवाल करना था तो। हमजा भाई, आप पानी पी रहे हैं, 40% से बोल रहे थे, मैं सवाल सुन लें। हमजा भाई नाराज हो गए। हेलो हमजा, बात नहीं कर रही। हेलो हेलो, वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी अब आ रही है। हेलो। जी जी। हमजा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि आपने जब शुरू पहली वाली स्लाइड में आपने बताया था माइक्रो कंट्रोलर के बारे में ना, ये टॉप पे आएगा फर्स्ट स्लाइड पे, फर्स्ट या सेकंड चीज थी। तो मेरा सवाल ये था कि हम आवाज लोग आ रही है आपको? जी जी आ रही है। हाँ, हमारे में आपको सुन नहीं पा रहा था, अब मैं सुनने लगा हूँ जी, प्लीज। जी मैं कह रहा था कि आपने पहली स्लाइड में आपने माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बताया हुआ था एम्बेड सिस्टम में ना, जी जी उस पाएंगे आप? जी। आगे कीजिए, आगे एक और माइक्रो जी कंट्रोलर और एक और भी था ना, लिखा हुआ था इसमें। तो इसमें मेरा सवाल ये था कि आप इसमें पीएलसी, डीसीएस, स्काडा और आर्डिनो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? हम माइक्रो कंट्रोलर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं एम्बेड ऑलराइट सिस्टम में? क्योंकि ऑलराइट, मैं हमारे समझ गया पास आपको। और जी, हमने आपने पूरा टाइम पे आपने सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जो है ना बताया। ठीक है, आपका सवाल हो गया। जी जी। जी। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली स्काडा तो एक सिंपल मॉनिटर है, यानी कि आप अगर कोई फ्रंट एंड की एप्लीकेशन को बनाते हैं तो उसमें आप सिर्फ उसको मॉनिटर कर सकते हैं। स्काडा एक मॉनिटर है बेसिकली ना। तो वो पीएलसीज के अंदर यूज हो रहा होता है, यानी पीएलसीज के जो सिस्टम होते हैं उसके अंदर मॉड्यूल्स लगाते हैं हम, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स, वाईफाई मॉड्यूल्स और दूसरे अदर मॉड्यूल्स। और फिर हम एक पर्टिकुलर एक पीसी व्यू सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू हम लोग स्काडा को डिजाइन करते हुए उसकी सिर्फ एप्लीकेशन और उसके जितने भी सेंसर्स के डेटाज हैं या जो भी चीज़ें हैं हम उसको मॉनिटर कर देते हैं। तो ये स्काडा का तो आंसर मैंने आपको दे दिया। अब अगर बात करें कि आपने आपने सब क्वेश्चन किया कि ऑर्डिनो
और पीएलसी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन किया कि उसके अंदर हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली जो ऑर्डिनो है, ऑर्डिनो के अंदर एटमेल का ही माइक्रो कंट्रोलर बिल्ट इन लगा हुआ होता है, एटमेगा के नाम से, एटमेगा 3284P उसका पूरा मॉडल नंबर है। इसी के साथ ही अगर हम ऑर्डिनो मेगा यानी कि उसका एक एडवांस वर्जन अगर उसकी बात करें तो उसमें 8 मेगा 2560 उसमें बिल्ट इन एक चिप एम्बेड होती है। वो दोनों ही माइक्रो कंट्रोलर है और C++ के थ्रू प्रोग्राम हो रहे होते हैं ना ऑर्डिनो भी। तो वो तो एक कंप्लीटली माइक्रो कंट्रोलर का ही सिनेरियो है उसमें तो पूरा। अब बात करते हैं कुछ पीएलसी से रिलेटेड। तो अगर आप पीएलसी से रिलेटेड थोड़ा पढ़ेंगे तो उसमें फिर आपको आइडिया होगा कि पीएलसी इटसेल्फ खुद एक एम्बेडेड सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें उसमें पहले ही बिल्ट इन ये सारी चीजें लगी हुई हैं। यानी कि उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर ज्यादातर यूज होते हैं वो तोशिबा, वो आपके पास STM32 और इसके अलावा आपके पास अमेरिकन सीमेंस के अपने ही आर्किटेक्चर हैं, अपने ही कंट्रोलर्स हैं, वो यूज हो रहे होते हैं। लेकिन वाई पीएलसी जो होती है वो क्यों और इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्यों यूज होती है, यानी पाकिस्तान यूरोपियन कंट्रीज में यूज नहीं होती, अमेरिकन में भी बिल्कुल यूज नहीं होती, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और कतर यानी कि आपकी यूएई गल्फ कंट्रीज जो है उसमें आपके पास बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। उसका रीजन ये होता है बेसिकली कि वो एक फ्री ऑटोज की मदद से प्रोग्राम हो रहा होता है। यानी आपको तो एक लेटर लॉजिक आपको सिंपल मिल रही है। लेटर पीएलसी की बेसिकली जो लैंग्वेज होती है वो लेटर लॉजिक होती है, यानी कि 0-1 की लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं आप उसको, जिसमें आप रिलेज बहुत सारी होती है, उन रिलेज की मदद से आप एक प्रोग्राम बना रहे होते हैं। जबकि अगर आपने कोई सेंसर्स के साथ इंटरफेस करवाना है या कुछ भी करना है तो वो आप एक प्रोसेसर के साथ अपने उन वायर को कनेक्ट करते हुए या फिर कोई भी मॉड्यूल को कनेक्ट करते हुए उनके साथ आप इंटीग्रेट करवा लेते हैं। बेसिकली वो एक खुद माइक्रो कंट्रोलर है। बट अब मैं उसकी एग्जीक्यूशन की बात करता हूँ कि वो ज्यादा यूज क्यों होता है। उसका रीजन ये होता है कि पीएलसी का जो टास्क होता है वो फ्री ऑटोज के ऊपर चल रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था कि माइक्रो कंट्रोलर दो तरीके से प्रोग्राम होते हैं। अब जो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम होता है वो फ्री ऑटोज के थ्रू प्रोग्राम होते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो उसमें वो क्या करता है कि हर टास्क को वो टाइम दे देता है, यानी कि उसमें आप टास्क को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मदद, आप अपने हिसाब से। कैसे? लेट सपोज आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर आप एक फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरी यूएसबी के अंदर, तो उसमें कुछ टाइम आपका लगेगा, लेकिन वो टाइम आपके पास नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस टाइम को। ये एक एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर की मिसाल है। माइक्रो कंट्रोलर टाइम तो ले रहा है, लेकिन कितना टाइम लेगा फाइल ट्रांसफर करने में यू डोंट नो। तो लेकिन फ्री ऑटोज में हमें पता होता है कि माइक्रो कंट्रोलर कितना टाइम लेगा, हम उसको प्रोग्राम पैरेलल में कर देते हैं। यानी अगर हमने उसको 4.5 सेकंड अलॉट किए हैं तो वो 4.5 सेकंड में ही अपना काम करेगा। अगर वो उससे एक्सीड कर रहा है तो विच मीन्स के या तो कोई हार्डवेयर में इंटरप्शन है या फिर कोई सॉफ्टवेयर में इंटरप्शन है। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है उसके अंदर आपके पास कुछ इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स यूज नहीं किए हुए, आपने बहुत ज्यादा मेमोरी का बेदरग इस्तेमाल किया हुआ, यानी कि आपने मेमोरी बिल्कुल भी सही से यूज नहीं की, बस वैसे यूज कर दी। तो पीएलसी बेसिकली कर रही होती है कि पैरेलल में उन टास्क को चला रही होती है और पहले सारे इनपुट्स रीड करती है एंड देन उसके बाद प्रोसेसिंग करती है और फिर उसके बाद सब आउटपुट्स एक साथ दे देती है। तो इस वजह से, और ये जो सिस्टम होता है इसमें क्योंकि लेटर लॉजिक के थ्रू ये काम हो रहा होता है, तो ये वेंडर्स के लिए, सॉरी ऑनर्स के लिए और जितने भी अदर लोग हैं उनके लिए एट दैट टाइम जब मशीन के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो उस वक्त उसी टाइम वो फॉल्ट थोड़ा जल्दी से रिजॉल्व करने की वजह से इसे वो ज़्यादा तरजीह देते हैं पीएलसी को। लेकिन ये सब एक ही लाइन में बेसिकली खड़े हैं, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर की लाइन में ही ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। सो आई होप कि आपको सवाल का जवाब मिला होगा। जी जी बिल्कुल, आपने जवाब दे दिया माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी जो है प्रेजेंटेशन दिया। जज़ाकल्लाह।